तो देखो बच्चों, जो ये आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? मोज़ले लॉ है। तो पहले आप लोग इसे समझिए, नोट बाद में कर लीजिएगा। उसके लिए मैं वही करवा दूँगा। एम आई राइट? तो देखिए मोज़ले ने क्या बताया? मोज़ले ने क्या बताया? किसी एक्स-रे स्पेक्ट्रम के एक किसी एक्स-रे स्पेक्ट्रम के इस ईच स्पेक्ट्रम लाइन का जो वेवलेंथ था, वेवलेंथ का वो फ्रीक्वेंसी का जो स्क्वायर रूट था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करता था एटॉमिक नंबर, मॉडिफाइड एटॉमिक नंबर। ये मोज़ले ने बताया था। ठीक है ना? मोज़ले ने क्या बताया? स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एक्स-रे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉडिफाइड एटॉमिक नंबर। ठीक है ना? उन्होंने ये ग्राफ प्लॉट किया था और ये इनको मिला था। ठीक है ना? ये ग्राफ प्लॉट उन्होंने किया था। ये ये y है और ये क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी या 1 बाई लैम्ब्डा रूट में, और ये क्या था? हमारा z नंबर था। इसके बीच उन्होंने क्या किया था? ग्राफ प्लॉट किया था। ग्राफ उनको कुछ ऐसा मिला था, k अल्फा और k बीटा मिला था। ठीक है ना? इसी बात को हम क्या करेंगे? डिटेल से समझेंगे। तो आप लोग बारी-बारी से एक-एक चीज़ समझते जाइए। यही क्या है? हमारा मोज़ले लॉ। दिस इज़ द मोज़ले लॉ। मोज़ले ने क्या बताया? द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एक्स-रे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉडिफाइड एटॉमिक नंबर। ठीक है ना? तो एटॉमिक नंबर तो ये था, लेकिन मोज़ले ने इसमें क्या किया? करेक्शन करके इसको ये बनाया। तो तब जाके क्या कहते, पहले तो ये था। तो यही सब हमको देखना है। ठीक है ना? तो आइए हम इसे क्या करते हैं, एक-एक चीज़ देखते हैं कि मोज़ले ने क्या-क्या बताया। ठीक है ना? कि यही मुझे प्रूव करना होगा। ठीक ना? तो पहले उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं डिटेल से। अभी आप लोग नोट मत करना। ठीक? तो अब देखिए बच्चों, मोज़ले जो थे, ध्यान सुना आप लोग। मोज़ले ने क्या किया? हाँ, तो देखिए आप लोग, तो मेंडल हाँ, तो मोज़ले ने क्या बताया बच्चों? देखिए 1913 में, ध्यान सुनना मैं क्या-क्या बता रहा हूँ। 1930 में उन्होंने क्या बताया पता है? न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट किया। द न्यूक्लियर चार्ज on nucleus calculated by मोज़ले। यानी किसी भी न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज होता है, न्यूक्लियस के अंदर कितना चार्ज है, इस बात को किसने कैलकुलेट किया? मोज़ले ने बताया। तो मोज़ले लॉ से हम लोग सबसे पहले काम यही करते हैं, उस न्यूक्लियस पर कितना चार्ज होता है ये कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना? तो इन 1913 में न्यूक्लियर चार्ज ऑन न्यूक्लियस कैलकुलेटेड बाय द मोज़ले ने किया 1913 में। ठीक? उसकी बात देखिए तो जो किसी भी न्यूक्लियस पर जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, न्यूक्लियर चार्ज कितना होता है वो आपको पता है। कितना होता है? प्लस जेड ई। कितना होता है ना? ये हमें पता है। ठीक? तो ये किसने बताया था? ये चार्ज किसने बताया था? मोज़ले ने बताया था। किसी न्यूक्लियस पे जो चार्ज प्लस जेड ई होता है, किसने कैलकुलेट किया था? मोज़ले ने किया था। तो आगे देखिए, किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज होता है, वो किसने बताया? मोज़ले ने बताया। किसी न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज होता है, ये मोज़ले ने बताया। लेकिन मोज़ले ने चार्ज को कैलकुलेट करने से पहले, ध्यान सुना मेरी बात क्या कर रहा हूँ। मोज़ले ने चार्ज को कैलकुलेट करने से पहले इन 1869 में पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलेव,
पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव, ठीक, 1869 में पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव। मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी, मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी, वो किस बेस पर किसी भी एलिमेंट के पोजीशन को उन्होंने फिक्स किया, पता है? मेंडलीव ने क्या बताया था? जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, जितने भी एलिमेंट थे, ऑल इलेक्ट्रॉन जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, वो सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट थे, सभी एलिमेंट की जो पोजीशन है, पोजीशन को उन्हें क्या किया? फिक्स किया। फिक्स किया, क्या किया बच्चों? फिक्स किया। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट, यानी अकॉर्डिंग टू एटॉमिक 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 वेट ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या, किस प्रत्येक एलिमेंट को उन्होंने क्या किया? पोजीशन फिक्स किया। वो भी कैसे? बढ़ते हुए ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने प्रत्येक एलिमेंट के पोजीशन को उन्होंने क्या किया बच्चों? फिक्स किया। ध्यान सुनते रहे मैं क्या क्या बातें बता रहा हूं, ठीक है ना? तो उसके बाद अब लेकिन जब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को स्टडी किया, किसने किया? मोजले ने। मोजले ने जब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को स्टडी किया, ठीक, तो उन्होंने पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना दिया। मोजले ने इनके पीरियोडिक टेबल को पढ़ा, इनके पीरियोडिक टेबल को पढ़ा, उसके बाद उस पीरियोडिक टेबल में कुछ मॉडिफाई करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना दिया, पीरियोडिक टेबल बना दिया। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने बताया? मोजले ने बताया, मोजले ने बताया, ठीक है ना? और आज तक इनका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड था, वर्ल्ड वाइड ठीक है ना, एक्सेप्टेड था, मतलब आज तक वो चलता आ रहा है, ठीक है ना? और ये कब बनाया? 1913 में मॉडिफाई करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया, बताना वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड था, ठीक। तो अब देखिए आगे, इसमें मोजले ने एलिमेंट को कैसे फिक्स किया इस पीरियोडिक टेबल में? इन्होंने जितने भी एलिमेंट थे, सभी एलिमेंट की पोजीशन को फिक्स किया, पोजीशन को फिक्स किया, पोजीशन को क्या किया? फिक्स किया। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, नहीं समझे? मेंडलीव ने क्या बताया? एटॉमिक वेट को बढ़ते हुए ऑर्डर में रखा था। मोजले ने क्या बताया? एटॉमिक नंबर को बढ़ते हुए ऑर्डर में रखा, इनके पोजीशन को, इस इलेक्ट्रॉन की, समझ गए ना? उन्होंने ऐसे ही उन्होंने इस चीज को ऐसे ही पता नहीं किया, उन्होंने बहुत ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किया इस पर, उन्होंने बहुत ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किया इस पर, तब जाके उन्होंने ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को प्रपोज कर पाया, ठीक है ना? इन्होंने मोर देन 40 एलिमेंट पर एक्सपेरिमेंट किया, मोर देन 40 एलिमेंट पर उन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया बच्चों, ठीक है ना? अब जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या देखा? एक्सरे स्पेक्ट्रम क्या किया? एक्सरे स्पेक्ट्रम को जाना इसमें, और एक्सरे स्पेक्ट्रम में आपको पढ़ा चुका हूं, पिछला लेक्चर पढ़ लीजिएगा, मिल जाएगा। ये एक्सरे स्पेक्ट्रम में उन्होंने दो टाइप के स्पेक्ट्रम को पढ़ा, एक कंटिन्यूअस, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, हाँ कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम,
पढ़े हो ना, कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। तो उन्होंने दो स्पेक्ट्रम को क्या किया, उन्होंने स्टडी किया, ठीक है ना। तो उन्होंने जो 40 एलिमेंट लिए थे, उन 40 एलिमेंट का उन्होंने कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम निकाला और सबका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता जुलता आ रहा था। जो 40 एलिमेंट उन्होंने लिया, उन सब का क्या निकाला, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम निकाला, और उन्होंने देखा सबका क्या है, मिलता जुलता क्या आ रहा था, स्पेक्ट्रम आ रहा था, मिलता जुलता, मतलब लगभग समान, ठीक। और कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम को स्टडी किया। जब उन्होंने देखा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता जुलता आ रहा था, उसके बाद उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक किया, कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम को उन्होंने क्या किया, स्टडी किया। कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम उन्होंने स्पेक्ट्रल लाइन को बनाया, स्पेक्ट्रल लाइन को स्टडी किया, लाइन को स्टडी किया, लाइन को क्या किया, स्टडी किया। इसमें क्या किया, आप जानते हैं जब स्पेक्ट्रल लाइन को स्टडी किया, उसमें सीरीज मिलती थी, जैसे के सीरीज, एल सीरीज, एम सीरीज, याद आ रहा है ना। तो उन्होंने लाइन को पता किया, जैसे के अल्फा, के बीटा, के गामा, लाइन को क्या किया, स्टडी किया। इन सबको क्या बोलते थे, के सीरीज बोलते थे। और यल अल्फा, यल बीटा, यल गामा, इनको यल सीरीज बोलते थे। याद है, जो पिछला लेक्चर नहीं पढ़ा होगा कम समझ में आएगा, क्योंकि ये सब मैं पढ़ा चुका बहुत विधिवत, बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, लाइन को क्या किया, उन्होंने स्टडी किया। जैसे आपको पता है कि के सेल की वैकेंसी को वो क्या करते हैं, फिल करने के लिए कहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, यल सेल का इलेक्ट्रॉन आएगा ना। जब यल सेल का इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ से क्या करता था, एक एनर्जी इमिट होती थी, जिसे एक्सरे कहते थे। अगर यल से के में आ रहा तो इसे क्या बोलते हैं, के अल्फा लाइन बोलते थे, याद आ रहा ना। तो जब ये के अल्फा लाइन था, इसका एक चीज फिक्स था, वो क्या था पता है, वेवलेंथ था बच्चों, क्या था, वेवलेंथ था, वेवलेंथ फिक्स था। क्या फिक्स था, वेवलेंथ फिक्स था, ठीक है ना। तो आगे देखो, उसके बाद मोजले ने ऐसे 40 से ज्यादा एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम को स्टडी किया। उन्होंने ऐसे ही 40 एलिमेंट से ज्यादा, 40 एलिमेंट से ज्यादा, मोर देन 40 एलिमेंट से ज्यादा एलिमेंट का क्या किया, उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम को स्टडी किया, और उसमें सभी लाइन को पता किया, के अल्फा, के बीटा, के गामा। और जब उन्होंने के अल्फा, के बीटा, के गामा को स्टडी किया, उन्होंने अलग अलग क्या किया, स्टडी किया, एक एक करके अलग अलग स्टडी किया। और इसी को हमने क्या कहा था, के सीरीज कहा था। अलग अलग लाइन को उन्होंने क्या किया, स्टडी किया। ऐसे ही अल्फा, यल बीटा, यल गामा, ये अलग अलग स्टडी किया, और ये यल सीरीज हुआ करता था, समझ गए। उसके बाद ऐसे उन्होंने हर एलिमेंट को क्या किया कि उसके लाइन को स्टडी किया। जैसे मैं कह दूं, हाइड्रोजन से अगर यूरेनियम की ओर जाना हो, यूरेनियम 238 होता है ना, ठीक है ना। तो यहाँ से जाने में क्या उन्होंने के अल्फा लाइन बनाया। ऐसे ही हीलियम से, लिथियम से, ठीक है ना, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, जो भी हो, सबके लिए क्या निकाला उन्होंने, के अल्फा लाइन निकाला, के अल्फा लाइन, के अल्फा लाइन, सबके लिए अलग अलग क्या निकाला, कि अल्फा लाइन उन्होंने क्या किया, स्टडी किया, कैलकुलेट किया, कि अल्फा लाइन क्या किया उन्होंने, कैलकुलेट किया, ठीक बच्चों। सबके लिए अलग अलग उन्होंने सभी के लिए कि अल्फा लाइन क्या किया, उन्होंने कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया। क्या किया, कैलकुलेट करने के बाद उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया। वो ग्राफ किसके किसके बीच था, अभी मैंने आपको बताया था। ये स्क्वायर रूट ऑफ
फ्रीक्वेंसी या स्क्वायर रूट ऑफ 1/λ। ठीक, और इधर क्या था, इसका जेड एटॉमिक नंबर था। उन्होंने जो सबके लिए के अल्फा लाइन बनाया था, ठीक है, सबके लिए अलग अलग एलिमेंट का पहली लाइन उन्होंने क्या किया, कैलकुलेट किया। तो पहली लाइन का उन्होंने क्या किया, अगर के अल्फा लाइन क्या किया, उन्होंने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर दिया इन दोनों के बीच में। क्या प्लॉट कर दिया, कि अल्फा लाइन, या और भी लाइन बना सकते, के बीटा लाइन, के बीटा लाइन। तो अब उन्होंने देखा कि अगर मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ करूं, देखो यहाँ हमारा ओमेगा हो जाएगा, वो फ्रीक्वेंसी ये, और क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। अगर इनके बीच का स्लोप मैं निकालूं, स्लोप कैसे निकाला जाता है, स्लोप कैसे निकाला जाता है, tan थीटा tan फाई निकाला जाता है, y/x होता है, क्या होता है ना, ये भी, ये तो फिक्स है, मैंने भी बताया वेवलेंथ फिक्स है तो ये भी फिक्स होगा, तो ये फिक्स तो पूरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी इस लाइन पर किसी भी एलिमेंट के लिए आप क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे, फिक्स होगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट कहीं भी होगा, यहाँ देखेंगे उसका जेड यहाँ होगा, इसका जेड यहाँ होगा, कहीं भी निकालोगे आएगा वहीं, कहीं भी ऐसा लाइन बना लो, सब एलिमेंट के लिए जेड क्या होगा, ये फिक्स होगा, और इधर फ्रीक्वेंसी भी फिक्स होगी। समझ रहे हैं क्या आप लोग? तो इसलिए दोनों कांस्टेंट हो गया, जब दोनों कांस्टेंट हो गया तो पूरा कांस्टेंट हो गया, यानी इसका स्लोप हर जगह क्या होगा, कांस्टेंट होगा। किसने, ये सारी बात मोजले बता रहे हैं, इसका स्लोप क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट होगा। बात समझ रहे, ये फिक्स था, ये हर एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगा, फिक्स होगा। यहाँ पर भी ऐसे ढेर सारे एलिमेंट हो गए, उसके एटॉमिक नंबर यहाँ है, जितने भी एलिमेंट होंगे इसके एटॉमिक नंबर ही बताएंगे ना, इधर इधर इसकी फ्रीक्वेंसी बताएंगे, तो इसका स्लोप क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो जब जब स्लोप कांस्टेंट हो गया तो स्लोप रूट फ्रीक्वेंसी, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी बाय जेड विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। अब सब लोग जानते हैं कांस्टेंट, अगर मैं रूट फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू कांस्टेंट इनटू जेड का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, ये कांस्टेंट को मैं प्रोपोर्शनलिटी लगा सकता हूँ, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ये किसका स्टेटमेंट था, ये मोजले ने यहां तक लाया, मोजले ने बताया, बात समझ में आई, मोजले ने बताई बात। ठीक, तब आगे देखिए मोजले ने क्या किया, ये इक्वेशन याद रहे आपको। उन्होंने बच्चों क्या किया, इन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के साथ कंपेयर किया, इस वेवलेंथ को, इस फ्रीक्वेंसी को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के साथ क्या किया, इन्होंने कंपेयर किया। ठीक है ना, तो फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए वेवलेंथ कितनी आई थी, वेव नंबर फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, फॉर हाइड्रोजन के लिए स्पेक्ट्रम कितनी आई थी, बताएंगे, स्पेक्ट्रम कितनी आई थी। उन्होंने देखा था 1/λ विल बी इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, यही तो आया था। n1 1 ले लूं और n2 क्या 2 ले लूं, ये पहली लाइन मिलेगी, पहली लाइन की तो बात कर रहे हैं, एक एक लाइन निकाल दो, सबको निकालने का हो सकता है, बारी बारी से निकाल लेना, क्या अल्फा लाइन पहली लाइन मिलेगी। तो अगर मैं यहाँ कैलकुलेट करूं, r रखूं 1/1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो 1/λ विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, और हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो जब इसे मैं सॉल्व करूं तो जेड स्क्वायर 3r/4 इतना आएगा। यहाँ फॉर्मूला जेड स्क्वायर होता है, यह एक वैल्यू 1 रखा था इसलिए यहाँ 1 लेता था, क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए 1 होता था। ठीक, ये मिला, ये ओनली फॉर किसके लिए, ओनली फॉर के अल्फा, इस लाइन के लिए है, पहली लाइन के लिए। दूसरी लाइन के निकालोगे तो ये कुछ कांस्टेंट और आएगी। ठीक है ना, तो अच्छा, अब देखो, अब यहाँ खास बात मिलेगी आपको, ये बात समझ में आई यहाँ तक। तो अब देखो, मैं यहाँ क्या किया, कोई न्यूक्लियस ले लिया, यह हमारा क्या है, के सेल है, के सेल है ये, और इसके बाहर क्या है, एम सेल है, यल सेल है। ठीक है ना, अगर इलेक्ट्रॉन आता था यहाँ से जब कोलाइड करता था, इससे इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता था, नॉकआउट कर देता, बाहर निकाल देता था।
तो यहाँ एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती थी। तो वैकेंसी को इसको फिल करने के लिए यल शेल का इलेक्ट्रॉन आके इसको क्या करता था, फिल करता था। जब फिल करता था तो ये क्या करता था, ये एनर्जी एक इमिट करता था, एनर्जी इमिट करता था। इसी एनर्जी को क्या बोलते थे, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कहते थे। और ये यल सेल का इलेक्ट्रॉन के शेल में आ रहा है, इसी के लिए इसको मैं, इस लाइन को मैं क्या कहूंगा, के अल्फा भी कहूंगा। समझ गए ना? अच्छा अब बताओ, इस पर चार्ज देखिए, इस पर चार्ज कितना है, इस न्यूक्लियस पर चार्ज कितना है, Ze है ना। तो बताइए जब यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्या है, चला गया बाहर, यहाँ का इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ क्या हो गया, वैकेंसी हो गया, इसको ये फिल करेगा। यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के साथ कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जब यहाँ का इलेक्ट्रॉन है ये क्या किया है, निकल चुका है, ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, निकल चुका है, तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये पूरा करेगा कि नहीं, ये पूरा फोर्स जैसा एक्सपीरियंस करेगा कि नहीं, बताइए, बोलो। अभी तक जैसे ये न्यूक्लियस का, ये पहले सेल में इलेक्ट्रॉन था, अब इतने का फोर्स क्या कर रहा था, एक्सपीरियंस कर रहा था। अब जब अगला वाला जो सेल होगा ये क्या करेगा, इस पूरे का क्या करेगा, फोर्स क्या करेगा, फील करेगा इस पूरे का। नहीं समझे? यस सर। इसका ये फील करेगा और आगे वाला इस पूरे का फील करेगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन भी तो है ना। तो अब ये जो जल सेल का जो इलेक्ट्रॉन है इतना फोर्स क्या करेगा, अनुभव करेगा, फील करेगा। जब इतना फोर्स फील करेगा तो अब बताइए जो चार्ज है हमारा कितना बचा, पहले तो चार्ज कितना था, जेड था, हमारे पास पहले चार्ज कितना था, जेड था। अभी इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज फिल करेगा बताइए, पहले जेड ई था, जेड ई था, और इसमें से जेड ई था, अब देखिए पूरा जेड ई था, इसमें से ये निकल चुका है, एक ठो निकल चुका है। तो अब जो क्या करेगा, चार्ज फिल करेगा कितना, Z-1, एक ठो तो निकल गया, ये किसके स्थान पर मैं लगाऊंगा, ये जेड के स्थान पर लगाऊंगा मैं। बात समझ में आई क्या? अब इतना क्या करेगा, चार्ज अनुभव करेगा इसके कारण, क्योंकि नॉक आउट होकर बाहर जा चुका है, इतना। ठीक, अगर मैं अब इसी तरीके से बताइए, इसी तरीके से एक ऑर्बिट और बना होता यम। अब जब यम या सेल का जो इलेक्ट्रॉन है इसकी वैकेंसी को फिल करता, तो अब ये कितना, ये पूरा क्या करता, फोर्स को फिल करता, ऐसे ही आगे वाला ऐसे क्या करता, इसके फोर्स को फिल करता। तो बताइए, तो इसे मैं जनरल में मैं क्या लिख सकता हूं, इसको Z-B लिख सकता हूं, Z-B लिख सकता हूं मैं, और यही भी हमारा स्क्रीनिंग कांस्टेंट हो जाएगा। स्क्रीनिंग कांस्टेंट मतलब इसके कारण जो फोर्स, इसका इस फोर्स को थोड़ा क्या करेगा, कम करने की कोशिश कर रहा है, एक स्क्रीन बना ले रहा है, उसी को स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। इसी इलेक्ट्रॉन के कारण इसका फोर्स एक्सपीरियंस थोड़ा कम हो जा रहा है, इसीलिए इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, और ये जो कांस्टेंट आया स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। यहां तक बात समझ में आई बच्चों? तो अब देखिए आप लोग, तो अब देखिए, तब यहीं पर 1/λ विल बी इक्वल टू, अब जेड की जगह मैं क्या रिप्लेस करूं बताओ, यहाँ पर अब जेड की जगह मैं क्या रिप्लेस करूं, सॉरी ये जेड ई है, केवल जेड लिखोगे तो यहाँ ई नहीं लिखेंगे हम लोग, क्योंकि जेड ही केवल जेड बनाना है ना। तो बताइए जेड की जगह मैं क्या रिप्लेस करूं, Z-B, यही इतना तो उन्होंने करेक्शन किया यार, जेड के जगह Z-B आ गया, 3r बाई कितना 4। अब देखो दोनों तरफ c का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, Z-B स्क्वायर 3rc बाई कितना 4 हो जाएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज फ्रीक्वेंसी, 3rc बाई 4, और क्या Z-B का स्क्वायर, ठीक, Z-B का क्या स्क्वायर। तो आगे देखो मैं क्या करूं, अब देखिए ये स्क्वायर है, तो ये अगर दोनों तरफ मैं क्या करूं, स्क्वायर ले लूं, स्क्वायर ले लूं, सॉरी स्क्वायर रूट ले लूं दोनों तरफ,
स्क्वायर रूट लिया तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, इधर 3RC/4 हो जाएगा, और यहाँ 2 हट जाएगा, z माइनस बी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर देखो 3 कांस्टेंट 4 कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट 4 कांस्टेंट, r क्या है रिडबर्ग कांस्टेंट, c क्या है स्पीड ऑफ फ्लाइट, ये पूरा कांस्टेंट है, उस पूरे कांस्टेंट को मैं a नाम दे दिया, z माइनस बी, ठीक, z माइनस बी, और ये क्या है, ये क्या है कांस्टेंट है। तो ये आप ऐसा लिख सकते हैं z माइनस बी। तो अभी डिफिनेशन में मैंने यही तो लिखा था ना, ये है दिस इज द मोजले लॉ। क्या है बच्चों, ये है मोजले लॉ। और इसके लिए अगर ग्राफ प्लॉट करो तो आप यही आएगा, रूट न्यू r 1 बाई रूट लैम्डा z के बीच, ये k अल्फा होगा और k क्या हो जाएगा, k बीटा हो जाएगा, ठीक। अब इसके लिए अगर आप न्यूक्लियर चार्ज क्या कर सकते हैं, अगर निकालना चाहते हैं, Q विल बी इक्वल टू प्लस ZE होता है कि नहीं। सभी एलिमेंट के लिए न्यूक्लियर चार्ज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप, इस लाइन पे क्या डिफरेंट क्या होंगे एलिमेंट होंगे, इस एलिमेंट का इतना चार्ज है, इस एलिमेंट का इतना चार्ज है, यहाँ का एलिमेंट का इतना चार्ज है, सब एलिमेंट के अल्फा लाइन मिलाया, सबको मिला के एक ग्राफ प्लॉट कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जेड मिल जाएगा। अगर जब जेड मिल गया हमको तो ई का मल्टीप्लाई करके वो जिस एलिमेंट का चार्ज निकालना चाहते हैं, नाउ यू कैन कैलकुलेट। एनी प्रॉब्लम किसी को बच्चों, क्या मोजले लॉ समझ में आया? बताएंगे? यस सर। तो देखिए मेंडलीफ ने क्या किया, मेंडलीफ ने क्या कहता है वो एटॉमिक वेट के आधार पर रखा, एटॉमिक वेट को क्या बढ़ते हुए ऑर्डर पर एलिमेंट को क्या कहते हैं पोजीशन को फिक्स किया। तो अभी हमने देखिए जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मोजले का जो पीरियोडिक टेबल है, उसमें कोबाल्ट पहले है, क्योंकि उसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है 27 है और निकिल का 28 है। लेकिन मास देखो, मास तो निकिल का कम है ना, कोबाल्ट का ज्यादा है। अगर मेंडलीव रखते तो इसको क्या कहते पहले रखते और कोबाल्ट को बाद में रखते। तो बोर्ड ने मॉडिफाई यही किया उन्होंने। एक तो ये हो गया, एक तो आप देखिए आर्गन, देखिए आर्गन, इसका एटॉमिक नंबर 18 है और एटॉमिक वेट 40 है। और पोटेशियम का देखो, पोटेशियम का 19 है और ये क्या 39 है। अगर मेंडलीव रखते तो क्या करते, इसे पहले रखते इसको बाद में रखते ना, लेकिन पीरियोडिक टेबल में हमने देखा कि ये पहले है और ये क्या है बाद है, मोजले वाला। नहीं समझे मेरी बात? तो उन्होंने ये सब सारी चीजें करेक्शन किए, ठीक है ना। जैसे टाइटेनियम का देखिए, टाइटेनियम का 52 है और 127.6 है। और आयोडीन क्या कितना 53 है, 127 है। इसका देखो एटॉमिक नंबर कम लेकिन मास ज्यादा है, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है मास कम है। तो बताइए उनके अकॉर्डिंग ये पहले होना चाहिए था, ये रखते। मोजले ने इसको पहले रखा क्योंकि उन्होंने एटॉमिक नंबर के आधार पर उन्होंने पोजीशन ऑफ एलिमेंट को फिक्स किया। एम राइट? समझ गए बच्चों? ठीक, चलिए अब हम लोग लिखने वाला काम करते हैं। फिर से जुड़िए, टाइम समाप्त हो गया।